अस्सलामुअलैकुम। भारत में समाजी तब्दीली के अमल में जदीदियत हमने देखे थे कि जो रैशनल आउटलुक है, हकीकत पसंदी से सोचना, साइंटिफिक नज़रिए से देखना चीज़ों को, ये जदीदियत होता है। अभी ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत देखते हैं। The process of globalization in the Indian context received an impetus in 1991 when Dr. Manmohan Singh, the then Finance Minister of India, put into effect the new economic policy. अल्हम्दुलिल्लाह। आलमगीरियत तो बहुत पहले से शुरू हुई दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान में उसको तहरीक जब मिली, हिंदुस्तान में आलमगीरियत ने 1991 में ज़ोर पकड़ा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, इकोनॉमिस्ट थे, वो काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई जिसको एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो जब से ही हिंदुस्तान में आलमगीरियत को तेज़ी मिली, आलमगीरियत को तहरीक मिली। अभी क्या है आलमगीरियत और ये क्या है एलपीजी पॉलिसी, देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस that opened up the skies for Indian economy. Liberalization, privatization and globalization यानी कि आज़ादियत, आपकी आप किसी के भी साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो, आप किसी के भी साथ में कारोबार कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन, आप जो इंस्टीट्यूट को प्राइवेट किया जाना, प्राइवेट बिजनेस वगैरह। और ग्लोबलाइजेशन, सारी दुनिया के साथ में मेल जोल, सारी दुनिया के साथ में कनेक्ट हो पाना। ये जो चीज़ें थी, इसने हिंदुस्तानी मईशत के लिए आसमानों के दरवाज़े खोल दिए, यानी हिंदुस्तानी मईशत को एक नई परवाज़ दी। हिंदुस्तानी मईशत के लिए एक बड़ा स्कोप खुला। India become part of a wider global economic world where there could be free trade, free flow of capital and resources, free enterprises, etc. अभी इंडिया भी वाइडर ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड का एक हिस्सा बन चुका था, जहाँ पर फ्री ट्रेड है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज है। आप किसी के भी साथ में तिजारत कर सकते हो, आप कहीं भी आपका पैसा सरमाया इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी के भी साथ शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो। देन आप कारोबार, आपका सारी कुछ आज़ादी। जो दिस इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रॉट इन मच स्केप्टिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। हालांकि ये जो वॉशी पॉलिसी थी, इसमें इसको लेके बहुत सारे शक व शुबहात भी आए और बहुत बार तनकीद भी हुई। बट ग्लोबलाइजेशन हैड सेवरल पॉजिटिव एंड निगेटिव कंसिक्वेंसेस। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉजिटिव मस्बत नताइज भी सामने आए हैं। ऑफ कोर्स कुछ निगेटिव कंसिक्वेंसेस भी, मनफी असरात भी आए उसके सामने, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव और मस्बत असरात भी, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी आए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखते हैं अभी कि ग्लोबलाइजेशन की, आलमगीरियत की नौइयत क्या होती है। डेफिनेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की तारीफ़ क्या है, आलमगीरियत की तारीफ़ क्या है। मार्टिन एल्ब्रो एंड एलिजाबेथ किंग ने बताया है कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विद द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। कि मार्टिन एल्ब्रो एंड एलिजाबेथ किंग के मुताबिक आलमगीरियत वो तमाम आमाल को रिफ़र करता है, वो तमाम आमाल जिसके ज़रिए दुनिया के लोग एक मुआशरे की तरह लिंक होते हैं, एक मुआशरे की तरह एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। Anthony Giddens, globalization can be defined as the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa. Anthony Giddens का मानना है कि इन्होंने आलमगीरियत के बारे में कहा है कि आलमगीरियत को की तारीफ़ इस तरह से बयान की जा सकती है कि जो सारी दुनिया में फैले हुए समाजी रिश्ते हैं और
जो काफ़ी दूर दूर है, हालांकि जो ऐसी ज़मीनी दूरियां बहुत है लेकिन वो रिलेशंस कनेक्टेड हैं, तो उनकी जो शिद्दत है बिल्कुल इस तरह से कि कई मील दूर से भी जो इवेंट्स आमाल हो रहे हैं, बिजनेस की सरगर्मियां हो रही हैं और वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, ये आलमगीरियत है। रोलैंड रॉबर्टसन ने बताया है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया बिल्कुल सिकुड़ गई है, सिमट गई है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कंप्रेस कर दिया है। एंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल, और सारी दुनिया को एक समझ जाने लगा, सारी दुनिया को एक गांव है, एक ही इलाका है, जैसे कोई अभी दीवारें या सरहदें नहीं रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या खसूसियात है इसकी? पहला तो है लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल आज़ादाना आज़ादी इसका सबसे पहला उसूल है ग्लोबलाइजेशन का या आलमगीरियत का। द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेरे इज़ एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। पहली बात तो जो आलमगीरियत है वो तब्दीली का एक अमल है, और आलमगीरियत में लेसेस फेरे उसका एक लाजमी रुख है। और लेसेस फेरे एक्चुअली एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है कि होने दो या जाने दो, यानी ठीक है होने दो, किसी भी तरह होने दो। तो पूरी तरह से आज़ादी है, कोई बंदिश, कोई बॉन्डिंग नहीं है। इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, मौशी नज़रिए से अगर हम इसको देखते हैं, इट्स रिफर टू ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी टू प्राइवेट प्लेयर्स। इसका मतलब ये होता है लेसेस फेरे का, अगर हम माशी नज़रिए से इसको देखते हैं कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, जो लोग प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए मईशत के दरवाजे खोलना, उनके लिए मईशत खोलना, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। इसी को ही आज़ादियत कहते हैं, यही लिबरलाइजेशन है जो ग्लोबलाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का आलमगीरियत का हिस्सा है। सच ए प्रोसेस ब्रॉट टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। इसकी वजह से सारे ही ज़िंदगी के सारे ही हिस्सों से, ज़िंदगी के सारे ही इलाक़ों से, रुख से लोग, मतलब अलग अलग पेशों से, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग एरियों से जुड़े हुए लोग एक साथ आते हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। देन प्राइवेट इंटरप्राइज, यानी प्राइवेट बिजनेस या खानगी बिजनेस जिसको हम कह सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज़ एन अलाइड प्रोसेस दैट अकम्पनीज ग्लोबलाइजेशन। जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक इत्तेहादी अमल है जो आलमगीरियत को यकजा करता है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सर्विसेज विच वर प्रीवियसली सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल वर ओपनड अप फॉर प्राइवेट सर्विस providers in the fields like healthcare, insurance, radio, television, education etc. ये वो अमल है जो जिसमें वो सारी चीज़ें जो पहले गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, अभी उसके दरवाजे पब्लिक के लिए खुल चुके, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए खुल चुके। जैसे हम देखते हैं कि अपने जो सिटी के अंदर जो बसेस चलती है, स्टार बसेस वगैरह, इसके टेंडर किसी प्राइवेट कंपनीज को दिए गए हैं। ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनीज़ है जो इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉरेन की कंपनीज़ है वो, और यहाँ पर इंडिया में भी उनका बिजनेस चल रहा है। और जो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट थे पहले, ये सर्विसेज, टूरिस्ट की सर्विसेज हो गई, ये सर्विसेज हो गई, या फिर और भी दूसरी तरह की जो स्कूल्स में कंप्यूटर एजुकेशन की एक पॉलिसी आई थी, इसके पहले आयरलैंड एफएस कंपनी, प्राइवेट कंपनी को वो दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें ये है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस के लिए इसमें दरवाजे खुले हैं। तो लिबरलाइजेशन देन प्राइवेटाइजेशन इसका एक अहम जुज़ है। एलपीजी पॉलिसी का जो आलमगीरियत का एक अहम हिस्सा है, या जिसने आलमगीरियत को बढ़ावा दिया है। प्रॉफिट मोटिव हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि जब से इस तरह की समाजी तब्दीली आई है सारी दुनिया में, सिनतियाना की शुरुआत हुई, तो पहला और बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना ही था। प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, सिनतियानी का मकसद भी मुनाफा कमाना ही था, और ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका मकसद भी मुनाफा कमाना ही है। इंसान की ये सोचे कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है और मुनाफा कमा सकता है, तो इसका भी ग्लोबलाइजेशन का या आलमगीरियत का भी मकसद मुनाफा कमाना ही है।
वन ऑफ द मेन मोटिव्स फॉर प्राइवेटाइजेशन इज़ टू मेक प्रॉफिट्स। एक अहम मकसद प्राइवेटाइजेशन का मुनाफा कमाना है। विद ग्लोबलाइजेशन देयर हैज़ बीन ए शार्प इंक्रीज इन कंपटीशन इन एवरी फील्ड। आलमगीरियत की वजह से हर फील्ड में, हर इदारे में वो कंपटीशन बढ़ा है, मुकाबलाबाजी बढ़ी है। देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस अवेलेबल टू एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स। बहुत सारे मौके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुतबादिल हैं एस्पायरिंग को, इंडिविजुअल्स को एस्पायर करने के लिए और मुकाबला की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए। इट हैज़ इनकरेज्ड मैनी सर्विस प्रोवाइडर टू एंडल इन प्रॉफिटिंग। फॉर एग्जाम्पल न्यूमरस प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विच ऑपरेट लाइक बिजनेस हाउसेस। इसने बहुत सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इनकरेज किया है ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। और मिसाल के तौर पे आजकल ऐसे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स से कॉलेजेस वगैरह भी हैं जो इसीलिए काम, एक बिज़नेस हाउस की तरह काम कर रहे हैं, एक तिजारत की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। और जो एजुकेशनल हाउसेस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो तिजारत के लिए ही चलाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये हो रहा है। मार्केटाइजेशन, इसको मार्केट में लाना, इसको बाज़ार में लाना। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आलमगीरियत की वजह से पैदावार में भी इजाफा हुआ है। दिस इन टर्न हैज़ लेड टू लार्ज स्केल मार्केटाइजेशन। पैदावार में इजाफा हुआ है तो सीधी सी बात है कि मार्केटाइजेशन में भी है, कारोबार में भी इजाफा होगा ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वन गोज़ टू ए लार्ज शॉपिंग मार्ट। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक बड़े शॉपिंग मार्ट में जाता है, आप जाते हो किसी शॉपिंग मार्ट में, यू विल फाइंड रोज़ एंड रोज़ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ए वाइड वेराइटी। आपको एक ही चीज़ की, एक ही प्रोडक्ट्स की कई सारी वेराइटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। लार्ज स्केल मार्केट्स हैव प्रोवाइडेड पीपल विथ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। जो बड़े पैमाने का बाज़ार है उसने लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए चूज़ करने के लिए। इट हैज़ इंडीड रिजल्टेड इन इंक्रीज कंज्यूमरिज्म। और जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो आप इस्तेमाल भी चीज़ों का बढ़ता है। एंड दिस मेड अस मोर मटेरियलिस्टिक। और उसने हमें और ज़्यादा मादा परस्त बना दिया है। इंटरडिपेंडेंस, यू हैव हर्ड द टर्म ग्लोबल इकोनॉमी। आपने ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि आलमगीर मईशियत की इस्तिलाह आपने सुनी ही होगी। आलमगीर मईशियत क्या है? हाउ हैज़ इट अफेक्टेड अस ऑल। और इसने कैसे हम सबको मुतासिर किया है ग्लोबल इकोनॉमी ने। इट हैज़ मेड ऑल पीपल एंड नेशंस इंटरडिपेंडेंट। सबसे पहले सारी ही दुनिया के लोग और सारे ही मुल्क एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर मुनहसिर हुए हैं। We have numerous examples of parts of a product being manufactured in one country and assembled in faraway places. ऐसे हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनके सामान कहीं और बनते हैं और जिसको असेंबल कहीं और किया जाता है। ये मशीन का एक पार्ट किसी दुनिया के किसी इलाके में बनता है और उसका दूसरा पार्ट दुनिया के किसी इलाके में बनता है। तो इस तरह से सारी दुनिया एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। Then knowledge distribution. Globalization is characterized by sharing of resources. जो आलमगीरियत है इसमें रिसोर्सेज या वसाइल को एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है। दिस इंक्लूड द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मेड ईजियर बाय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस बॉर्डर्स। और उसमें नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है जिसने और ख़ास तौर से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की वजह से जिसने चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है। वी आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट हम बहुत बार सुनते हैं। आउटसोर्सिंग की अक्सर लोग जॉब भी करते हैं आउटसोर्सिंग की। इट इज़ द वे बाय विच पीपल गो बियॉन्ड जोग्राफिकल बॉर्डर्स। ये वो होता है आउटसोर्सिंग, ये है कि जिसकी वजह से इंसान जोग्राफियाई हदूद से बाहर निकल के काम करते हैं। पीपल हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड ट्रेनिंग गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विदाउट मूविंग आउट फ्रॉम देयर लोकेशन। पर्टिकुलर स्किल्स के मखसूस सलाहियतों के हामिल लोग अपना इलाका छोड़े बग़ैर दूसरे इलाक़ों के लिए जहाँ पे उन स्किल्स की ज़रूरत होती है वहाँ के लिए वो लोग काम कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इन इंडिया ऑपरेटिंग फॉर अमेरिकन ब्रिटिश कैनेडियन फर्म्स। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। कंपनीज में ख़ासतौर से सॉफ्टवेयर कंपनीज में बाकायदा आउटसोर्सिंग का एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे बाहर के लोगों से मदद ली जाती है कंपनी में ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए। तो इंडिया ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जो अमेरिका ब्रिटिश और कैनेडियन के लिए एज ए आउटसोर्स काम करते हैं। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हुआ।